नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अजय डोले। आप सभी 10वीं के छात्रों का मेरी YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हम दूसरी इकाई का पाठ तीसरा श्रम साधना इसका अध्यापन कर रहे हैं और इस पाठ के लेखक है श्री कृष्णदास जाजू। तो दोस्तों, पहली दो तासिकाओं में हमने देखा कि किस प्रकार विश्व में गुलामी की प्रथा नष्ट हुई, किस प्रकार वस्तु का निर्माण किया जाता है और किस प्रकार श्रमजीवी और बुद्धिजीवी में फर्क होता है, यह हमने देखा। तो दोस्तों, आगे देखते हैं हम। संपत्ति बनाते हैं मजदूर और धन इकट्ठा होता है उनके पास जो केवल व्यवस्था करते हैं, मजदूरी नहीं करते। लेखक को दोस्तों एक बात खटकती है कि संपत्ति कौन निर्माण करता है? मजदूर। और धन किसके पास जमा होता जाता है? जो सिर्फ व्यवस्था करता है उसके पास ही वह धन इकट्ठा होता जाता है, निर्माण करने वाले के पास नहीं। जो मजदूरी करता है उसे भी वह धन नहीं मिलता, उसे सिर्फ अल्प मुबादला दिया जाता है। निर्माण करने वाले को भी अल्प मुबादला दिया जाता है। लेखक आगे कहते हैं, दोस्तों जीवन निर्वाह या धन कमाने के लिए अनेक व्यवसाय चल रहे हैं। इनके मोटे तौर पर दो वर्ग किए जा सकते हैं, यानी जीवन जीने के लिए, धन कमाने के लिए कई व्यवसाय लोग कर रहे हैं और मोटे तौर पर दो वर्ग किए जा सकते हैं। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनमें शरीर श्रम आवश्यक है और कुछ ऐसे हैं जो बुद्धि के बल पर चलाए जाते हैं। पहले प्रकार के व्यवसाय को हम श्रमजीवियों के व्यवसाय कहे और दूसरों को बुद्धिजीवियों के। श्रमजीवियों के व्यवसाय कौन कौन से प्रमुख कहने देखते हम? किसान, कारागिर, कलाकार, कई कला वस्तुएं, चीजें, नैसर्गिक प्राकृतिक संपदाओं से वस्तुएं बनाने वाला कारागिर। यह क्या है? यह क्या है? श्रमजीवी है। यह अपने अल्प बुद्धि के बल पर और शारीरिक श्रम के बल पर वह वस्तुएं निर्माण करती है। पहले प्रकार के व्यवसाय को हम श्रमजीवियों के व्यवसाय कहे और दूसरों को बुद्धिजीवियों के। राजकाज चलाने वाले मंत्री तथा राज्य के कर्मचारी, ऊंचे ऊंचे पद से लेकर नीचे के क्लर्क तक, न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी आदि ऐसे हैं जो अपना भरण पोषण बौद्धिक काम से करते हैं। लेखक कहते हैं कि श्रम जीवियों का दो प्रकार होता है। एक क्या? शारीरिक श्रम करने वाला, किसान, कारागिर, कलाकार। और दूसरा क्या है? बुद्धिजीवी श्रम करने वाला, यानी बुद्धि के बल पर कष्ट करके धन कमाने वाला। इनमें कौन कौन है? क्लर्क, न्यायाधीश, वकील, राजकाज चलाने वाले मंत्री, कर्मचारी, डॉक्टर, अध्यापक, व्यापारी, ऐसे जो अपना भरण पोषण बौद्धिक बल का उपयोग करके बौद्धिक काम से करके वह धन का निर्माण करते हैं। देखिए दोस्तों, लेखक कहते हैं शरीर श्रम से अपना निर्वाह करने वाले हैं किसान, मजदूर, बढ़ई, राज, लुहार आदि। और शारीरिक श्रम से अपना कौन आजीविका चलाते हैं? किसान होगा, खेतों में काम करता है। मजदूर किसानों के साथ मजदूरी करता है। बढ़ई यानी वस्तुएं बनाने वाला। राज यानी छोटे मोटे काम करने वाला, झाड़ू मारने वाला होगा, साफ सफाई वाला होगा। लोहार यानी लोहे के वस्तुएं बनाने वाला। यह क्या है? श्रमजीवी है और यह अपना निर्वाह चलाने के लिए श्रम का योगदान देकर शारीरिक कष्ट करके धन कमाते हैं, अपनी आजीविका चलाकर निर्वाह करते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि समाज के व्यवहार के लिए इन बुद्धिजीवियों और श्रमजीवियों दोनों प्रकार के लोगों की जरूरत है। लेखक आगे कहते हैं कि हमें समाज चलाने के लिए इन दोनों बुद्धिजीवियों यानी दोनों की जरूरत है। किनकी? बुद्धि से काम करने वाले कामगार या बुद्धि से काम करने वाले व्यापारी होंगे, कामकाज चलाने वाले, संभालने वाले बुद्धिजीवी मजदूर होंगे,
और श्रम करने वाले, कष्ट करने वाले, खेतियों में बड़े बड़े काम करने वाले, शारीरिक श्रम का जहां पर काम होता है ऐसे मेहनत करने वाले, इन दोनों की देश की भलाई के लिए, विकास के लिए जरूरत है, समाज के लिए। और लेकिन हम देखते हैं कि दोनों में क्या है, समाज में गलत गलत धारणाएं बन चुकी है और सामाजिक दृष्टि से इन दोनों के व्यवसाय के मूल्यों में बहुत फर्क है। देखिए दोस्तों, लेखक कहते हैं एक मौलिक बात पर, हमारे समाज की मौलिक पहलू पर लेखक हमारा ध्यान खींचते हैं। वे कहते हैं कि बुद्धिजीवियों का जीवन श्रमजीवियों पर आधारित है। जो श्रमजीवी हैं, इनके आधार पर ही बुद्धिजीवियों का जीवन व्यतीत होता है, निर्वाह चलता है। वे कहते हैं कि बुद्धिजीवियों का जीवन श्रमजीवियों पर आधारित है। ऐसा होते हुए भी दुर्भाग्य यह है कि श्रमजीवियों की मजदूरी एवं आमदनी कम है और समाज में उनकी प्रतिष्ठा नहीं, और उनका अपना जीवन प्रायः कष्ट में ही बिताना पड़ता है। हम देखते हैं कि चपरासी होगा, सरकारी कार्यालय में काम करने वाला, उसे अच्छा पगार मिलता है, तनख्वाह मिलती है, लेकिन जो किसान होता है, दुनिया का, संसार का भरण पोषण करने वाला, अनाज पैदा करने वाला, उसे क्या करता है, समाज तुच्छता की भावना से देखता है, दृष्टि से देखता है। जो सरकारी कार्यालय में चपरासी है, किसान से ज्यादा उसे महत्व दिया जाता है, मान सम्मान दिया जाता है। हम देखते हैं कि हमारे समाज में विपदा परिस्थिति निर्माण हो चुकी है। किसान को जो किसान का लड़का होगा, ब्याह करने वाला किसान जो है, खेती में काम, उसे लड़की नहीं मिलती ब्याह के लिए, लेकिन सरकारी कार्यालय में जो चपरासी का काम ना करता हो, चपरासी होगा, उसे जल्दी से जल्दी लड़की मिल जाती है ब्याह के लिए, और किसान जो उससे सर्वश्रेष्ठ काम करता है, उसे लड़की नहीं मिलती। दोनों के जीवन जीने में फर्क होता है। देखिए दोस्तों, और इसीलिए जो श्रमजीवी है, उनको कष्टमय जीवन, यातनाओं में, गरीबी की अवस्थाओं में जीवन जीना पड़ता है। देखिए आगे कहते हैं लेखक, व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र ने यह नियम बताया है कि खरीद सस्ती से सस्ती हो और बिक्री महंगी से महंगी। देखिए दोस्तों, व्यापार शास्त्र का नियम है, उद्योगों का नियम है, क्या है, जो कच्चा माल है वह सस्ती से सस्ते दामों पर खरीदना है, और बिक्री जो जरूरतमंद है उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा महंगी से दामों पर वह वस्तुएं बेचना है, तभी उनका मुनाफा बढ़ता है। हम देख चुके हैं कि किसान से आलू खरीदता है व्यापारी 2 रुपए किलो खेती में जाकर, और जब हम खरीदने जाते हैं आलू, हमें क्या किलो मिलता है, 40 रुपए किलो। देखिए दोस्तों, अगर हम सीधा खेती में नहीं जा सकते, किसान सीधा बाजार में नहीं आ सकता, फिर खेती कौन करेगा आलू लेके बड़े पैमाने पर? हमें 1-2 क्विंटल लगता है कि आलू एक दिन में, नहीं, हमें हफ्ते का 1 किलो लगता है। जो बीच की साखली है, जो इनमें उपभोग करने वाला और वस्तुएं निर्माण करने वाला, इन दोनों में जो मध्यस्थी जो है, व्यापार है, दलाली है, वो क्या करता है, बड़े पैमाने पर वह मुनाफा कमाता है। किसान से लेता है 2 रुपए किलो में आलू और हमें बेचता है 4 रुपए किलो में, यानी कितना हो गया, सब काट के 35 रुपए नफा हुआ एक आलू के किलो पर। जब हम खरीदते हैं वह कमाता है, किसान को मिलता है कितना, 2 रुपए, यानी किसान को फिर भी परवड़ता है, लेकिन उसकी हालत नहीं सुधरती, वो समाधान रहता है, आनंदित हो जाता है कि मेरे आलू बेचे गए, खराब नहीं हुए, मुझे पैसे मिल गए, नुकसान नहीं हुआ। बीच में पैसा कौन कमाता है, दलाल और व्यापारी और उद्योगपति। हम देखते हैं कि आलू की चिप्स का पैकेट लेते हैं 10 रुपए का, उसमें देखते हैं हम कितना होता है वजन, 10 ग्राम। पकड़ लो, वह जो आलू व्यापारी बड़े पैमाने पर 2 रुपए किलो से खरीदता है, वही आलू के चिप्स बनाकर, प्रोसेस बनाकर अपनी फैक्ट्री में वह क्या करता है, हमें क्या करता है, वह 3000 रुपए किलो में बेचता है। यानी देखिए दोस्तों, कितना बड़ा मुनाफा हो गया, 1000 पट में। 3 रुपए किलो के आलू, हम आलू की चिप्स खरीदते हैं आकर्षक पैकिंग में बने हुए, पैकेट में बनाए हुए, कितने देते हैं हम,
कितने देते हैं हम? किलो के 3000 रुपए। 30 रुपए के सिर्फ 10 ग्राम मिलते हमें, 100 ग्राम मिलते। देखिए दोस्तों कितना व्यापारी मुनाफा कमाता है। लेखक यही सामाजिक दोषों पर हमारा ध्यान खींचते हैं। देखिए दोस्तों कहते हैं कि व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र ने यह नियम बताया है कि खरीद सस्ती से सस्ती हो और बिक्री महंगी से महंगी। मुनाफे की कोई मर्यादा नहीं। जो कारखाना मजदूरों के शरीर श्रम के बिना चल ही नहीं सकता, उसके मजदूर को 1500 मासिक से अधिक भले ही न मिले, पर व्यवस्थापकों और पूंजी लगाने वालों को हजारों लाखों का मिलना गलत नहीं माना जाता। इसलिए वो बड़े बड़े मॉल बनाते हैं, मोटर कारों में फिरते हैं, महंगी महंगी चीजें खरीदते हैं, ऐशो आराम से जीवन जीते हैं, और किसान बेचारा अपनी गरीबी की अवस्था में मर जाता है। बेचारे मजदूर जो कारखानों में कम मासिक पगार में वह बेचारा वह वस्तुएं निर्माण करता है, और अधिक से अधिक ज्यादा दरों में वो वस्तु, और मुनाफा सीधा किसके जेब में जाता है? तिजोरी के व्यापारी और कारखानदारों के। लेखक आगे कहते हैं, तो देखिए दोस्तों लेखक कहते हैं, हमने देखा इस तासिका में कि श्रम दो प्रकार का होता है, शारीरिक श्रम और बौद्धिक श्रम। पुराने जमाने में पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम थी, इसीलिए लोगों को शारीरिक श्रम का ही सहारा था। वे जीवन यापन के लिए छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा चला लेते थे। शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो जाने के बाद पढ़े लिखे लोगों की संख्या में अंधाधुंध वृद्धि हुई है। हर शिक्षित व्यक्ति चाहता है कि उसे ऐसी नौकरी मिले जिसमें उसे शारीरिक श्रम न करना पड़े। शारीरिक श्रम वाला कोई काम कोई करना नहीं चाहता, उसे अपमान लगता है। शारीरिक श्रम वाला कोई काम करना नहीं चाहता, इसलिए देश में लाखों नवयुवक बेरोजगार हैं। हमारे देश की हालत ऐसे है। यह लोगों के शारीरिक श्रम से परहेज रखने का परिणाम है। लोगों को शारीरिक श्रम का महत्व समझना जरूरी है। बुद्धि के बल पर बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जा सकती है, पर उनका कार्यान्वयन निर्माण करने के लिए शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। हम बुद्धि के बल पर आरेखन कर सकते हैं, लेकिन निर्माण कब होगा? जब हम शारीरिक कष्ट करेंगे, तब ही वही वस्तु बांध होगा, इमारतें होगी, कई मंजिलें इमारत, हटेलें होगी, वह बन सकती है, फैक्ट्रीज होगी। कब होगा? शारीरिक कष्ट करने से। सिर्फ योजनाएं बनाने से नहीं चलता। छोटी छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी चीजों का निर्माण केवल श्रम से ही हो सकता है। जो व्यक्ति इस रहस्य को समझते हैं, वे शारीरिक श्रम को महत्व देते हैं। अनेक पढ़े लिखे लोग अपना व्यवसाय अथवा छोटा मोटा काम शुरू करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और बौद्धिक श्रम के साथ शारीरिक श्रम उनका साथ दे रहा है। स्वयं रोजगार के द्वारा वे भी स्वयं भी काम कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस प्रकार आज हमारे देश में हालत बदल रहे हैं। आगे देखते हैं हम दोस्तों। मनुष्य समाज में रहने से अर्थात समाज की कृपा से ही व्यवहार चलाने लायक बनता है। लेखक कहते हैं दोस्तों इस निबंध में, श्रम साधना में, कि समाज में रहने से समाज की कृपा से ही व्यवहार चलाने लायक बनता है। मनुष्य समाज में रहता है और समाज की सहायता से वह अपना व्यवहार जीवन जी सकता है सरल प्रक्रिया से। अगर समाज उसे सहयोग नहीं करता, उसके व्यवसाय में, उसके कारोबार में, तो वह आसानी से समाज में जीवन नहीं यापन कर सकता। देखिए दोस्तों लेखक कहते हैं, बालक प्राथमिक शाला से लेकर देश विदेश ऊंचे से ऊंचे महाविद्यालयों में सीखकर जो योग्यता प्राप्त करता है, वे शिक्षालय या तो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, जिनका खर्च आम जनता के टैक्स के रूप में वसूल किए हुए पैसों से चलता है, या दानी लोगों की कृपा से। जो कुछ पढ़ने की फीस दी जाती है वह तो खर्च के हिसाब से नगण्य है।
उसको समाज का अधिक कृतज्ञ रहना चाहिए कि उस पैसे के बल पर वह विद्या पढ़कर योग्यता प्राप्त कर सका। इस सारी शिक्षा में जो कुछ ज्ञान मिलता है वह भी हजारों वर्षों तक अनेक तपस्वियों ने मेहनत करके जो कण कण संग्रहित कर रखा है उसी के बल पर मिलता है। व्यापारी और उद्योगपति भी व्यापार की कला विद्यालयों में अपने साथियों से एवं समाज से प्राप्त करते हैं। हम देखते हैं दोस्तों, हाल ही में हम देख चुके कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक निर्णय कायदा पास किया है। आपको पता ही होगा अगर आपने अखबार पढ़ा होगा तो। क्या कौन सा कायदा पास किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने? तो उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश में जो जो सरकारी अस्पताल है, इन सरकारी अस्पतालों में गरीब लोगों का इलाज करने के लिए, सलाह देने के लिए जो डॉक्टर होते हैं वे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। डॉक्टरों की कमी है, संख्या कम है। कई ऐसे अस्पताल है वहां पर कोई डॉक्टर नहीं है। फिर क्या है, हम देखते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए जो डॉक्टर की शिक्षा है वो 5 साल में ली जाती है। जो सरकारी अस्पताल डॉक्टर कॉलेज चलाए जाते हैं, डॉक्टर का शिक्षण देने वाले जो कॉलेज चलाए जाते हैं, मेडिकल कॉलेजेस, उनका सारा खर्च कहां से आता है? सरकारी खर्च से आता है। सरकारी तिजोरी में से वह खर्च होता है उन पर, उन डॉक्टरों उन सामान्य आदमी का, सामान्य विद्यार्थी का डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लाखों रुपए। और वह किसका पैसा होता है? आम जनता ने जो टैक्स भरा होता है उसका पैसा होता है। जनता खुद अपना टैक्स भर के उन लोगों को डॉक्टर बनाती है अपना पैसा कर अल्प पैसों में वह व्यक्ति डॉक्टर बनता है। लेकिन वह क्या करता है, जब उसे वह काबिल बन जाता है डॉक्टरी पेशा के लिए, वह क्या करता है, सरकारी अस्पताल में नौकरी नहीं करना चाहता, वो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करके, प्रारंभ करके खूब पैसे कमाना चाहता है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कायदा पास किया है कि जो जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस है वहां से जो डॉक्टरी शिक्षा पदवी का प्राप्त जो पास होगा उस कैंडिडेट के लिए, विद्यार्थी के लिए सरकारी अस्पताल में अपने परीक्षा पास होने के पास, अंतिम परीक्षा, पदवी परीक्षा पास होने के बाद कम से कम 10 साल उसे सरकारी अस्पताल में सेवा देनी है। गरीब लोगों को सलाह देनी है, इलाज करना है, ऐसा सख्त कायदा नियम बनाया गया है। अगर वह डॉक्टर नकार देता है, इनकार करता है, तो उसे 10 करोड़ रुपए का दंड भी वहां पर लगाया गया है। क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। गांव में जो बड़े बड़े अस्पताल बने हैं वहां पर डॉक्टरों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि नहीं है। और वह डॉक्टर उपलब्ध हो सके इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जो उनके राज्य में रहने वाला नागरिक है जो डॉक्टर बनता है उसके लिए अब आवश्यक कायदा बन गया है। जो डॉक्टरी पास होता है उसे सरकारी नौकरी करनी होगी, 10 साल अपनी सेवा देनी होगी सरकारी अस्पताल में। फिर 10 साल होने के बाद वह प्राइवेट में अपना अस्पताल खोल सकता है या हॉस्पिटल शुरू कर सकता है, अपनी सेवा दे सकता है। 10 साल तक वह नहीं कर सकता। अगर वह करना चाहता है तो उसे 10 करोड़ रुपए सरकार के तिजोरी में जमा करना होगा। यह एक बहुत अच्छा निर्णय उत्तर प्रदेश शासन ने लिया है। क्योंकि जो डॉक्टर बनता है वो अपने आप बनता है क्या? नहीं। जो डॉक्टरी कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस है, वह किसके बल पर चलाए जाते हैं? दान पर, पैसों पर, जनता के। जनता टैक्स भरती है, उससे उनका कामकाज चलाया जाता है। फिर जनता के हित के लिए वह काम नहीं आएगा, अपना खुद धन बनाएगा, यह गलत है। इसीलिए अब उत्तर प्रदेश सरकार ने कायदा किया है, वह मान्य हो चुका है। आगे देखते हैं हम। जब लेखक आगे कहते हैं, जब अपनी योग्यता प्राप्त करने में हमारा खुद का हिस्सा अल्पतम है और समाज की कृपा का अंश अत्यधिक हो तो हमें जो योग्यता प्राप्त हुई है उसका उपयोग समाज को अधिक से अधिक देना
और उसके बदले में समाज में कम से कम